आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाना चाहती हूँ जो ना केवल समय के माध्यम से है, बल्कि आशा, संघर्ष, क्रांति और राष्ट्रों की मित्रता और मानव इतिहास के सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की आत्मा के माध्यम से है। आपने इसे तस्वीरों और फिल्मों में देखा होगा। शायद इसके सामने खड़े होकर उस विशाल हरी मूर्ति को देखा हो जो आकाश की ओर मशाल लिए खड़ी है। लेकिन क्या आप इसकी कहानी जानते हैं? ये क्यों बने? इसके तांबे की सतह के पीछे छिपे रहस्य क्या हैं? यह सिर्फ एक मूर्ति की कहानी नहीं, बल्कि उन लाखों प्रवासियों की कहानी है जो स्वतंत्रता की तलाश में समुद्र पार कर आए, उन क्रांतिकारियों की जो स्वतंत्रता के लिए सब कुछ दांव पर लगा गए। फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका की मित्रता की और उस आशा की जो तब भी ईंट दर ईंट बनती है जब दुनिया आपको तोड़ने की कोशिश करती है। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो कभी खोया हुआ महसूस करते हैं, जो अंधेरे में रोशनी तलाशते हैं और जो अभी भी अपने से बड़े किसी विश्वास को मानते हैं। तो आराम से बैठें, अपना दिल खोलें और मेरे साथ चलें, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की असली कहानी जानने के बाद आप इसे कभी उसी नजर से नहीं देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक विचार का जन्म। यह सब कैसे शुरू हुआ? सन 1865 में अमेरिकी गृह युद्ध अभी खत्म हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच गुलामी और राज्यों के अधिकारों को लेकर हुए क्रूर युद्ध से टूट चुका था। 6 लाख से अधिक अमेरिकी मारे गए, परिवार बर्बाद हो गए, शहर खंडर में बदल गए। लेकिन युद्ध की राख से एक शक्तिशाली विचार खड़ा रहा, स्वतंत्रता। समुद्र के उस पार फ्रांस में एक व्यक्ति ये सब देख रहा था। उसका नाम था एदुआर्द दे ला बोले। वह ना सैनिक था, ना कलाकार, बल्कि वह फ्रांसीसी कानूनी प्रोफेसर, इतिहासकार और राजनीतिक विचारक थे और उन्हें अमेरिका से गहरा प्रेम था। वे मानते थे कि अमेरिका स्वतंत्रता का प्रतीक है, यहाँ लोकतंत्र जीवित है और लोगों के दिलों में आज़ादी बसती है। 1865 में उन्हें कहा कि यदि अमेरिका में स्वतंत्रता के स्मारक के रूप में कोई स्मारक बनाना चाहिए तो यह फ्रांस और अमेरिका के संयुक्त प्रयास से बनना स्वाभाविक होगा। यह विचार की पहली चिंगारी थी। तब ना कोई मूर्ति थी, ना डिजाइन, ना पैसा, सिर्फ एक सपना था। लेकिन स्वतंत्रता जैसे सपने शक्तिशाली होते हैं। कुछ साल बाद लेबुले ने अपना विचार युवा फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्तो बर्थोल्डी के साथ साझा किया, जिनकी कल्पना बेलगाम थी और वह विशाल मूर्तियों से मोहित थे। जब लेबुले ने उन्हें अमेरिका के सम्मान में स्वतंत्रता की मूर्ति की बात बताई तो बर्थोल्डी के दिमाग में विचारों का विस्फोट हुआ। उन्होंने एक विशाल महिला की कल्पना की जो रोमन देवी की तरह कपड़े पहने, एक हाथ में मशाल और दूसरे में तख्ती लिए हो, 7 किरणों वाला मुकुट पहने जो 7 महाद्वीपों और 7 समुद्रों पर सूर्य की तरह चमके। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि आशा का प्रतीक थी। 1871 में बर्थोल्डी अमेरिका गए, शहरों का दौरा किया, राजनेताओं से बात की और न्यूयॉर्क हार्बर से मोहित हो गए। जब उन्हें बेडलॉस आइसलैंड देखा तो कहा, यही जगह है, अमेरिका का प्रवेश द्वार। यहाँ मूर्ति खड़ी होनी चाहिए, क्योंकि यह पहली चीज होगी जो प्रवासी अमेरिका पहुँचते ही देखेंगे। एक स्वागत, एक वादा, लेकिन समस्या थी पैसा। इतनी विशाल मूर्ति बनना बेहद महंगा था। फ्रांस मूर्ति बनाएगा और अमेरिका उसका आधार बनाएगा, पर यह आसान नहीं था। फ्रांस में राजनीतिक अराजकता और गरीबी थी। अमेरिका में गृह युद्ध के बाद लोग अपने जीवन को फिर से बना रहे थे। लोगों को मूर्ति के लिए दान देने के लिए मनाना पागलपन लगता था। फिर भी बर्थोल्डी नहीं रुके। फ्रांस में उन्होंने शानदार इंजीनियर गुस्ताव एफले के साथ मिलकर मूर्ति की आंतरिक संरचना डिजाइन की। उन्होंने पहले मशाल वाला हाथ बनाया, कुछ ऐसे जो लोगों को उत्साहित करे।
1876 में अमेरिका के शताब्दी समारोह में हजारों लोगों ने पहली बार लिबर्टी का हाथ देखा। लोग हक्के बक्के रह गए। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, यह एक किंवदंती थी। लेकिन अमेरिका में हालात ठीक नहीं थे। आधार बनाने के लिए पैसा नहीं था, सरकार ने मदद नहीं की, अमीरों ने इसे बेकार बताया, अखबारों ने मजाक उड़ाया और सपना टूटता दिखा। तभी 1885 में हंगरी के प्रवासी जोसेफ पुलित्जर, जिनके पास न्यूयॉर्क वर्ल्ड अखबार था, ने कदम उठाया। उन्हें लिखा, हम अमीरों का इंतजार नहीं करेंगे, यह मूर्ति लोगों की है, इसे लोग बनाएंगे। और एक विशाल जन धन संग्रह अभियान शुरू किया। उन्होंने हर दान देने वाले का नाम छापने का वादा किया, चाहे वह कितना भी छोटा हो। और लोगों ने जवाब दिया। 1,20,000 से ज्यादा दान आया, ज्यादातर $1 से कम। स्कूली बच्चे, मजदूर, गरीब परिवार शामिल थे। यह अब सिर्फ मूर्ति की बात नहीं थी, यह एक आंदोलन था। लोग कह रहे थे, हम स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं और इसे खुद बनाएंगे। 1885 में 20 साल के सपने, डिजाइन, निर्माण और संघर्ष के बाद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क हार्बर में 350 टुकड़ों में 214 लकड़ी के बक्सों में पैक होकर पहुंची। प्रत्येक बक्से को लेबल किया गया, लेकिन उनमें सिर्फ तांबा और धातु नहीं, बल्कि आशा, बलिदान और फ्रांस के लोगों का अमेरिका के लिए उपहार था। अब असली चुनौती शुरू हुई। 350 टुकड़ों से 151 फीट की मूर्ति कैसे बनाएं? यह सिर्फ निर्माण नहीं, बल्कि अमेरिकी इतिहास का सबसे जटिल, जोखिम भरा और भावनात्मक वास्तुशिल्प प्रोजेक्ट था। दिल तोड़ने वाली बात यह थी कि मूर्ति के आने पर आधार अभी तैयार नहीं था, क्योंकि पुलित्जर के अभियान के बाद भी पैसा देर से आया और निर्माण में देरी हुई। मूर्ति के टुकड़े महीनों तक गोदाम में पड़े रहे, जंग खाते, छिपे, दुनिया की नजरों से दूर, मानो स्वतंत्रता मौजूद हो पर दुनिया उसे अपनाने को तैयार ना हो। अप्रैल 1886 में महीनों की मेहनत और पत्थर तराशने के बाद 89 फीट ऊंची ग्रेनाइट और कंक्रीट का आधार तैयार हुआ। और अब सबसे मुश्किल काम शुरू हुआ। बेड लॉज आइसलैंड पर मूर्ति को एक एक टुकड़े से जोड़ना, मचान, क्रेन, जनशक्ति और अटूट धैर्य के साथ। बर्थोल्डी फ्रांस से लौटे और पूरी असेंबली की निगरानी की। सबसे पहले गुस्ताव एफले द्वारा डिजाइन किया गया लोहे का ढांचा बनाया गया, जो मूर्ति की बारी तांबे की परत को सहारा देने वाला एक धातु का कंकाल था, जो सैकड़ों वर्षों तक हवा, तूफान और कंपन को झेलने के लिए बनाया गया था। फिर एक एक करके तांबे की प्लेटें जोड़ी गई। सबसे पहले उसके पैरों को टूटी हुई जंजीरों पर स्थापित किया गया, जो अत्याचार से मुक्ति का प्रतीक था। फिर उसकी टांगें और बस्तर 2 दर्जन विशाल घुमावदार तांबे की चादरों से बने थे। फिर उसका धड़, बाएं हाथ में पकड़ी तख्ती, जिस पर अमेरिकी स्वतंत्रता की तारीख 4 जुलाई 1776 अंकित थी। फिर दायां हाथ, जो मशाल लिए ऊंचा उठा था, जो एक दिन लाखों लोगों के लिए आशा की किरण बनेगा। और अंत में उसका सिर, फिर परत, जिस पर 7 किरणों वाला मुकुट था, जो 7 महाद्वीपों और 7 समुद्रों का प्रतीक था। यह पूरी दुनिया के लिए एक उपहार था, न कि केवल एक राष्ट्र के लिए। मुकुट में 25 खिड़कियां थी, जो स्वतंत्रता के रत्नों और दुनिया को मार्गदर्शन देने वाले स्वतंत्रता की रोशनी का प्रतीक थी। हर टुकड़े को अपनी जगह पर लगाया गया। वह केवल निर्माण नहीं था, केवल आकाश में लिखा जा रहा एक संदेश था। इस ऐतिहासिक असेंबली के पीछे असली नायक थे प्रवासी मजदूर, लोहार, बिल्डर और श्रमिक, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर टुकड़ों को जोड़ा। वे खतरनाक मचानों पर चढ़े, भारी तांबे के पैनल संभाले और हर वक्र, हर बोल्ट, हर सीम को सही करने के लिए विस्तृत निर्देशों का पालन किया। इनमें से कई श्रमिक स्वयं प्रवासी थे, आयरिश, इतालवी, यर्मन, पूर्वी यूरोपीय, जो मूर्ति को देखकर अपनी आशा का प्रतीक पाते थे।
वे किसी और का सपना नहीं बल्कि अपने भविष्य को अपने हाथों, पसीने और साहस से बना रहे थे। कम ही लोग जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में छिपे हुए कमरे और सीढ़ियां हैं। असेंबली के दौरान एक सर्पिल सीढ़ी लगाई गई जो आधार से मुक्त तक कुल 354 सीढ़ियां चढ़ती थी। मशाल के अंदर भी एक गुप्त कमरा था जो कभी न्यूयॉर्क हार्बर का शानदार दृश्य दिखाता था। 1916 तक लोग मशाल तक चढ़कर बाहर देख सकते थे, जब तक कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक विस्फोट ने इसे नुकसान नहीं पहुंचाया। और आज भी मशाल का कमरा बंद है, जो याद दिलाता है कि स्वतंत्रता की रक्षा करनी पड़ती है। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद मूर्ति 28 अक्टूबर 1886 को पूरी हुई और इसका अनावरण हुआ। वह दिन ठंडा और हवा भरा था, लेकिन न्यूयॉर्क की सड़कें खुशी से भरी थी। हार्बर में नावें थी, हजारों लोग किनारे से देख रहे थे। राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड ने भाषण दिया, हम नहीं भूलेंगे कि स्वतंत्रता ने यहाँ अपना घर बनाया है। जब फ्रांसीसी और अमेरिकी झंडे हटाए गए, मूर्ति का पूरा वैभव दिखा तो लोगों ने पहले कभी ना देखी उत्साह से जयकार की। चर्च की घंटियां बजी, तोपें चली, 5 मील लंबा जुलूस निकला और पहली बार टिक्कर टेप खिड़कियों से फेंका गया, जो अमेरिकी परेडों का प्रतीक बना। उस दिन लिबर्टी सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि स्वतंत्रता, एकता, संघर्ष और इस विचार का जीवित प्रतीक बन गई कि आप कहीं से भी आए, आपको आजादी का हक है। बाद के वर्षों में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वह पहली चीज बनी जो प्रवासी अमेरिका पहुंचते ही देखते हैं। कल्पना करें, आप इटली के गरीब व्यक्ति हैं, पोलैंड की माँ या आयरलैंड का लड़का। आपने सब छोड़ दिया, हफ्तों तक जहाज पर रहे, डरे हुए, थके, भूखे, और फिर आप उसे देखते हैं, वह ऊंची मूर्ति मशाल लिए जो कहती है यहाँ तुम्हारा स्वागत है, अब तुम आजाद हो। कई प्रवासी रो पड़े, कुछ घुटनों पर बैठ गए, कुछ ने प्रार्थनाएं की, कुछ ने जहाज की रेलिंग को चूमा, क्योंकि उनके लिए वह सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि माँ रक्षक बाधा थी। कठिन सत्य यह है, 1886 में जब मूर्ति का अनावरण हुआ तब अमेरिका में सभी आजाद नहीं थे। अश्वेत लोग नस्लवाद और अन्याय से लड़ रहे थे। महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। मूल अमेरिकियों को उनके जमीन से हटाया जा रहा था। चीनी प्रवासियों पर प्रतिबंध था। कुछ लोगों ने कहा वह स्वतंत्रता के मशाल लिए है, लेकिन हम सब उसकी रोशनी में नहीं खड़े हो सकते। और वह सही थे। लेकिन स्वतंत्रता की खूबसूरती यही है, यह पूर्णता नहीं मांगती, यह प्रगति को निमंत्रण देती है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न केवल स्वतंत्रता का उत्सव बनी बल्कि इसे सभी के लिए वास्तविक बनाने की चुनौती भी। 1886 में यह न्यूयॉर्क हार्बर में गर्व से खड़ी थी। फ्रांस का शानदार उपहार, मित्रता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र का प्रतीक। लेकिन ज्यादातर लोग अभी तक इसका पूरा अर्थ नहीं समझ पाए थे। कई के लिए वह सिर्फ एक सुंदर मूर्ति थी, कुछ के लिए अमेरिकी स्वतंत्रता का प्रतीक और कुछ के लिए पर्यटक आकर्षण। लेकिन यह बदलने वाला था, क्योंकि कभी कभी एक लेख पूरी स्मारक का अर्थ बदल देता है। 1883 में मूर्ति के अमेरिका आने से 3 साल पहले एक युवा यहूदी अमेरिकी कवियत्री एमा लाजरस से मूर्ति के आधार के लिए धन जुटाने वाली नीलामी के लिए कविता लिखने को कहा गया। एमा प्रवासियों की बेटी थी। उसने रूस और यूरोप से भागे गरीब यहूदी शरणार्थियों का दर्द, भूख, डर देखा था। उन्होंने ना तो राजनीति, ना फ्रांस, ना अमेरिका के बारे में लिखा, बल्कि प्रवासियों, अवंचित, थके, खोए लोगों के बारे में लिखा। उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को एक नई आवाज दी, एक माँ की जो अपने बच्चों का स्वागत करती है। उनकी कविता द न्यू कोलोसस कहती थी कि मुझे अपने थके, गरीब, स्वतंत्रता के लिए तरसते हुए लोग दो, अपने तटों से दुखी शरणार्थी, बेघर, तूफान से उछाले गए लोग मुझे दो। मैं अपनी मशाल सुनहरे द्वार के पास उठाती हूँ।
यह शब्द मूर्ति बनने पर उस पर नहीं लिखे गए। नीलामी के बाद कविता लगभग भुला दी गई। एम्मा की मृत्यु मूर्ति के बनने के 1 साल बाद हो गई, लेकिन उसकी कविता नहीं मरी। सालों बाद जब लाखों गरीब प्रवासी युद्ध या अकाल से प्रभावित देशों से आए तो लोगों ने महसूस किया कि यह मूर्ति राजनीतिक या कूटनीति से बढ़कर अवसर, दूसरा मौका और अंधेरे में रोशनी की बात थी। एम्मा की कविता ने लोगों को उनके भावों को शब्द दिए। 1903 में उनकी कविता को कांस्य पट्टिका पर उकेरा गया और मूर्ति के आधार में लगाया गया और तब से मूर्ति का अर्थ हमेशा के लिए बदल गया। वह अब सिर्फ स्मारक नहीं बल्कि निर्वासितों की माँ, बुलाए गए लोगों की रोशनी थी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से कुछ 100 मीटर दूर एलिस आइलैंड है, जो 1892 से अमेरिका का मुख्य आप्रवास स्टेशन बना। 1892-1954 के बीच में 12 लाख से अधिक आप्रवासियों ने एलिस द्वीप के माध्यम से पारित किया। वह पहली जगह थी यहाँ वह अटलांटिक की लंबी यात्रा के बाद पहुँचे। उनकी जांच, पूछताछ, परीक्षण हुआ। कुछ को अमेरिका में प्रवेश मिला, कुछ को ठुकरा दिया गया। कुछ परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए। इंतजार के दौरान डरे और थके हुए कई लोग खिड़कियों के पास खड़े होकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखते थे। वह उसकी मशाल, उसके मुकुट, समुद्र के बीच उसकी अटल मुद्रा को देखते थे और अपने आप से फुसफुसाते थे, अगर वह अभी भी खड़ी है तो शायद मैं भी खड़ा हो सकता हूँ। समय के साथ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ रखने लगी। कुछ के लिए वह स्वतंत्रता का प्रतीक थी तो कुछ के लिए पखंड का, क्योंकि सभी वास्तव में आजाद नहीं थे। इस विरोधाभास से शक्तिशाली आंदोलन जन्मे। पहला, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली मताधिकार कार्यकर्ता। 1886 में जब मूर्ति का अनावरण हुआ तब अमेरिकी महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। अनावरण के दिन कुछ साहसी मताधिकार कार्यकर्ता जो वोटिंग अधिकार मांग रही थी, हार्बर में नाम लेकर गई। वह उत्सव नहीं मना रही थी बल्कि विरोध कर रही थी। उन्होंने कहा वह पुरुषों के लिए स्वतंत्रता का प्रतीक हो सकती है लेकिन महिलाओं के लिए नहीं। उनके साहस ने देश भर में चर्चाएं शुरू की और दशकों के बाद 1920 में महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, लेकिन मूर्ति उनकी लड़ाई का हिस्सा बन चुकी थी। दूसरा, अफ्रीकी अमेरिकियों का संघर्ष। गृह युद्ध के बाद गुलामी खत्म हुई लेकिन स्वतंत्रता बराबर नहीं थी। कई अफ्रीकी अमेरिकियों ने मूर्ति को देखकर कहा वह तांबे की बनी है लेकिन हम अभी भी पीढ़ियों में हैं। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान न्यूयॉर्क में हजारों असवेत अमेरिकियों ने सफेद कपड़े पहनकर हमें स्वतंत्रता नहीं मिली जैसे नारे लाए, मूक जुलूस निकाला। मूर्ति गर्व का प्रतीक होने के साथ साथ एक दर्पण, एक चुनौती, एक सवाल बन गई। हम किस स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं? तीसरा, विश्व युद्ध स्वतंत्रता पर हमला। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में मूर्ति अत्याचार के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बनी। पोस्टरों में उसे बेड़ियों में जकड़ा, जलता हुआ या टूटता दिखाया गया। वह दर्शाती थी कि क्या दाम पर है। युद्ध के बाद जब अमेरिका ने यूरोप के पुनर्निर्माण में मदद की और शरणार्थियों का स्वागत किया तो कई ने मूर्ति को देखकर सोचा मैं आशा की धरती पर पहुंच गया। चौथा, नागरिक अधिकार आंदोलन। 1960 के दशक में मूर्ति फिर से परिवर्तन की भाषा बनी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने स्वतंत्रता और न्याय की बात की जो मूर्ति की मिसाल की तरह गूंजी। 1865 में राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने नस्लवादी आप्रवास कोटा खत्म करने वाला कानून पास किया जिसने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से लाखों प्रवासियों के लिए दरवाजे खोले और उसी साल मूर्ति के पास खड़े होकर कहा हमारी सुंदर लेडी इस विचार का प्रतीक है कि स्वतंत्रता सबके लिए होनी चाहिए। जब मूर्ति फ्रांस से आई वह हरी नहीं थी बल्कि तांबे का चमकदार लाल भूरा रंग था, लेकिन बारिश और हवा के कारण तांबा ऑक्सीजन कृत हुआ और हरे नीले रंग की परत जिसे पैटना कहते हैं बन गई। 1920 तक मूर्ति पूरी तरह आज का प्रतिष्ठित हरा नीला रंग ले चुकी थी। पहले लोग इसे साफ
साफ करना चाहते थे, लेकिन बाद में पता चला कि पैटिना मूर्ति को जंग से बचाती है, तो इसे रहने दिया गया। उसका रंग बदला जैसे अमेरिका बदला, लेकिन उसका अर्थ और गहरा हुआ। 1980 के दशक तक लगभग 100 साल खड़े रहने के बाद मूर्ति में क्षति के संकेत दिखने लगे। मिसाल में रिसाव, लोहे के ढांचे में रंग, सीढ़ियां असुरक्षित, लोह की चमक फीकी पड़ गई। अमेरिका को डरावना सच पता चला, अगर देखभाल न की जाए तो स्वतंत्रता भी मर सकती है। 1986 में इसके 100वें जन्मदिन के लिए एक विशाल पुनर्स्थापन परियोजना शुरू हुई। इंजीनियरों, इतिहासकारों, कलाकारों और श्रमिकों ने मिलकर उसे ठीक किया। मूल मशाल हटाकर 24 कैरेट सोने से ढकी नई मशाल लगाई गई, जो सूरज की रोशनी में चमकती थी। ढांचे को स्टेनलेस स्टील में बदला गया, त्वचा ठीक की गई, शरीर साफ किया गया। 4 जुलाई 1986 को अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े उत्सवों में से एक में आतिशबाजी, संगीत और विश्व नेताओं के साथ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का पुनर्जनन हुआ। यह सिर्फ जन्मदिन नहीं, स्वतंत्रता के प्रति पुनर्समर्पण था। आधुनिक दुनिया में स्वतंत्रता खतरे में प्रिय और फिर से जन्मी 1886 में मूर्ति 100 साल की हुई। उसे बहाल किया गया। नई 24 कैरेट सोने की मिसाल के साथ वह फिर से स्वतंत्रता और आशा का चमकता प्रतीक बन गई। लेकिन दुनिया तेजी से बदल रही थी और लेडी लिबर्टी भी आने वाले तूफानों से नहीं बच सकी। 11 सितंबर 2001 को 2 विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड टावरों से टकराए, हजारों मरे, शहर हिल गया, दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। कुछ मील दूर पानी के पार स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी चुपचाप खड़ी थी। वह बची थी, लेकिन कुछ गहरा बदल गया था। अचानक स्वतंत्रता का प्रतीक भी निशाना बन गया। इसके साथ डर आया। दशकों में पहली बार मूर्ति को जनता के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया। दीप बंद, दरवाजे बंद, मुक्त, मशाल, आधार तक कोई आगंतुक नहीं। महीनों तक वह अकेली, शांत, सुरक्षा नावों और सन्नाटे से घिरी खड़ी रही। यह दर्दनाक था, लेकिन जरूरी था, क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ खुलापन नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण चीजों की रक्षा भी है। धीरे धीरे 2004 में आधार और 2009 में बेहतर सुरक्षा उपायों के साथ मुक्त सीमित आगंतुकों के लिए खोला गया। लेकिन मशाल, जो 1900 के शुरुआती दिनों में खुली थी, आज तक स्थायी रूप से बंद है। बहुत खतरनाक। अब मूर्ति का दौरा करने का मतलब है हवाई अड्डे जैसे सुरक्षा जांच, पृष्ठभूमि समीक्षा और निर्देशित पहुंच। कुछ कहते हैं यह जादू खत्म करता है, तो कुछ कहते हैं यह दिखता है कि स्वतंत्रता कितनी कीमती है। हम इसे हर चीज से बचाने को तैयार हैं। लेडी लिबर्टी को भी पहरेदार चाहिए, स्वतंत्रता को भी सीमाएं चाहिए। लोगों को सीमित करने के लिए नहीं, बल्कि रोशनी को संरक्षित करने के लिए। पाप संस्कृति में स्वतंत्रता आशा से चेतावनी तक वर्षों से मूर्ति फिल्मों, किताबों, गानों, कार्टूनों और विज्ञापनों में हर जगह दिखी। कभी विजय के प्रतीक के रूप में, तो अक्सर चेतावनी के रूप में। प्लैनेट ऑफ द एप्स, द डे आफ्टर टुमारो, इंडिपेंडेंस डे जैसी फिल्मों में उसे नष्ट, डूबता या टूटता दिखाया गया, क्योंकि कलाकार एक कठिन सवाल पूछ रहे थे, अगर स्वतंत्रता भूल जाए तो दुनिया का क्या होगा। वे मूर्ति पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि हमें याद दिला रहे थे कि अगर हम उसका अर्थ भूल गए तो वह गिर सकती है। कला में वह हमारी आशंकाओं का दर्पण और कर्तव्य की याद बन गई। 21वीं सदी में सीरिया, अफगानिस्तान, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका से नए शरणार्थी और प्रवासी आए, जो 1800 के प्रवासियों की तरह युद्ध, गरीबी और उत्पीड़न से भाग रहे थे। फिर से नजरें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर गई। क्या वे अभी भी गरीबों का स्वागत करती है? क्या वे अभी भी बेघर, थके, हताश लोगों की माँ है? क्या वह सुनहरा दीपक अभी भी सुनहरे द्वार पर चमकता है? कुछ सख्त आप्रवास कानून चाहते थे, कुछ सभी के लिए खुले आलिंगन। इन बहसों के बीच लेडी लिबर्टी चुपचाप खड़ी थी। वह ना बोली, ना पक्ष चुना, लेकिन उसकी मशाल अभी भी चल रही थी और उसका संदेश कांस्य में उकेरा गया था। मुझे अपने थके, गरीब, स्वतंत्रता के लिए तरसते हुए लोग दो। विभाजन के समय में वह हमें याद दिलाती थी कि हमें क्या होना चाहिए। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी प्रवासियों का देश, अवसरों की भूमि। यहाँ स्वतंत्रता जन्म से नहीं, साहस से अर्जित होती है। अब हम इतिहास और राजनीति से हटकर
कुछ व्यक्तिगत बात करते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के चरणों में खड़े होने का एहसास कैसे होता है? लाखों लोगों के लिए उसका दर्शन करना जीवन भर का सपना है। यात्रा सुबह शुरू होती है मैनहट्टन या न्यू जर्सी से फेरी नाव पर। जैसे ही नाव हार्बर में सरकती है और उसकी आग कीर्तिक क्षितिज पर उभरती है, डेक पर सन्नाटा छा जाता है। लोग चुप हो जाते हैं, बच्चे बोलना बंद कर देते हैं, आंखें फैल जाती हैं और फिर वह दिखती है, ऊंची, शांत, पानी पर नजर रखती, जैसे कोई रक्षक देवदूत। आप लिबर्टी आइलैंड पर उतरते हैं और जैसे जैसे उसके पास जाते हैं आप छोटा महसूस करते हैं। न सिर्फ आकार में बल्कि समय में आप महसूस करते हैं कि कितनी पीढ़ियां यहाँ चली, कितनी आशाएं उसने संजोई, कितनी प्रार्थनाएं सुनी। आधार में एक संग्रहालय जहाँ मूर्ति का पूरा इतिहास है, मूल डिजाइन, पुरानी तस्वीरें, उसके पैरों की टूटी जंजीरें, कांच के पीछे रखी मूल मशाल, उसे बनाने वालों के नाम और उन प्रवासियों के चेहरे जो उसे जहाज से देखते थे। अगर आप भाग्यशाली हैं और टिकट है तो आप उसके शरीर के अंदर 354 तंग सीढ़ियां चढ़ते हैं। मुक्त तक वहाँ गर्मी, तंगी, थकान होती है, लेकिन जब आप शीर्ष पर पहुँचते हैं और मुक्त की छोटी खिड़कियों से बाहर देखते हैं, शहर, पुल, पानी, आकाश, तो कुछ अजीब होता है। आप सर्वोच्च नहीं बल्कि सबके लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं, क्योंकि मुक्त में खड़े होने पर आप सिर्फ आगंतुक नहीं, उसके अर्थ के रक्षक बन जाते हैं। उसका चेहरा अमेरिका की ओर नहीं, यह बात कम लोग नोटिस करते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका की ओर नहीं बल्कि समुद्र की ओर, प्रवासियों, अज्ञात, पूरी दुनिया की ओर मुंह किए है। उसका उत्सव मनाने नहीं, भविष्य का स्वागत करने यहाँ है। उसकी यह दिशा सब कुछ कह देती है। उसकी मशाल आज भी जल रही है, लेकिन अब उसे हमारी जरूरत है। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी और बंटी है। हम तकनीक, गति और अंतहीन शोर के युग में हैं, लेकिन लोग वही खोज रहे हैं जो हमेशा से चाहते थे, सुरक्षा, अपनापन, अवसर, स्वतंत्रता। इसलिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आज भी मैंने रखती है, क्योंकि वह सिर्फ तांबे का पुराना स्मारक नहीं, एक जीवंत विचार है। और जैसे हर विचार, उसे भुलाया, नजरअंदाज या गलत समझा जा सकता है, लेकिन अगर हम उसे याद रखें, उसकी कहानी सुने, उसके मिसाल को अपने दिलों में जलाएं, तो वह किसी हथियार, दीवार या झंडे से ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है। वह एक वादा बन जाती है। भाग 4, स्वतंत्रता की विरासत। एक लो जो कभी नहीं बुझनी चाहिए। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तूफानों, युद्धों, विरोधों, हमलों और समय के बावजूद खड़ी है। उसने राष्ट्रपतियों को अलविदा कहा, क्रांतियों को देखा और अजनबियों की पीढ़ियों का स्वागत किया, जो नागरिक, मजदूर, कलाकार, बिल्डर, सैनिक और नेता बने। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, वह आज क्या मायने रखती है और अगले 100 सालों में क्या मायने रखेगी, क्योंकि एक मूर्ति उतनी ही शक्तिशाली है जितना उस पर विश्वास करने वाले लोग। आज की दुनिया मानव इतिहास की सबसे मुश्किल चुनौतियों का सामना कर रही है। लाखों लोग युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं, हिंसा के कारण बेघर हैं। हजारों बेहतर जिंदगी के लिए सीमाओं पार करते मर जाते हैं। कई देशों में महिलाओं को बुनियादी स्वतंत्रता नहीं, बच्चे शिविरों में बड़े होते हैं, सुरक्षा का मतलब नहीं जानते और कुछ जगहों पर सच बोलने की सजा मिलती है। क्या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मायने रखती है? हाँ, बल्कि पहले से ज्यादा, क्योंकि उसकी मशाल सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, कभी थी ही नहीं। वह न्यूयॉर्क हार्बर में खड़ी है, लेकिन उसका संदेश सार्वभौमिक है। वह दुनिया को याद दिलाती है कि स्वतंत्रता का चेहरा है, स्वतंत्रता की आकृति है, आशा का घर है, और वह पैसे, शक्ति, इमारतों या हथियारों में नहीं, बल्कि 2 देशों द्वारा बनाए गए, प्रवासियों द्वारा जोड़े गए, विश्वास से बंधे एक स्मारक में है। हर साल हजारों लोग उसके सामने खड़े होकर रोते हैं। कुछ पर्यटक, कुछ प्रवासी, कुछ पहली बार देखने वाले अमेरिकी, लेकिन आंसू सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, वह यादों, दर्द और उन सपनों के लिए हैं जो असंभव लगते थे। एक सीरियाई शरणार्थी ने कहा, मैंने सब खो दिया, लेकिन उसे देखकर मैंने जाना कि मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ।
हैती की एक महिला ने फुसफुसाया। मैंने अपनी बेटी को बताया कि स्वतंत्रता ऐसी दिखती है। सूडान के एक व्यक्ति ने ऊपर देखकर कहा, हम सालों चले, फिर उसे देखा और जाना कि हम पहुंच गए। यह फिल्मी कहानियां नहीं, असली लोग, असली जिंदगियों, असली भावनाएं हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उनके ठीक होने का हिस्सा है। वह नागरिकता नहीं देती, वह साहस देती है। उसका संदेश खामोश है, लेकिन उसका अर्थ गूंजता है। सोचिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास माइक्रोफोन नहीं, मुंह नहीं, वह भाषण नहीं देती, हिलती नहीं, चीखती नहीं, फिर भी उसने इतिहास के लगभग हर नेता से ज्यादा जोर से बोला, क्योंकि उसकी शक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि वह जो प्रतिनिधित्व करती है उसमें है। एक ऐसी दुनिया यहाँ बच्चा सुरक्षित स्कूल जाए, माँ बिना डर के बोल सके, पुरुष अपनी मर्जी से प्रार्थना करें या ना करें, जिसे चाहे प्यार करें, जहाँ चाहे काम करें, यहाँ सुरक्षित महसूस करें और यहाँ अवसर नस्ल, लिंग, जन्मस्थान या भाषा से सीमित ना हो। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह एक लक्ष्य है जिसके लिए हम अभी भी प्रयासरत हैं। लेकिन जब तक वह खड़ी है, सपने जीवित हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस के लोगों का अमेरिका के लोगों के लिए उपहार थी, लेकिन समय के साथ यह उपहार उससे कहीं बड़ा हो गया जितना किसी ने सोचा था। यह दुनिया के लिए उपहार बन गया। अमेरिका से दूर स्वतंत्रता सेनानियों का प्रतीक, उन देशों की दबी हुई महिलाओं के लिए रोशनी। यहाँ उनकी आवाजें खामोश हैं। युवाओं के लिए याद दहानी के दुनिया अपने आकार देने के लिए है और तानाशाहों के लिए चेतावनी कि स्वतंत्रता की लो कितनी भी अंधेरे में हो कभी नहीं बुझेगी। उसकी रोशनी अमेरिकी नहीं, मानवीय है। अगर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बोल सकती है तो शायद कहती है, मैं यह नहीं कहने आई कि दुनिया सही है, मैं यह याद दिलाने आई कि यह बेहतर हो सकती है। वह बीते हुए का उत्सव नहीं, बल्कि जो होना चाहिए उसे बनाने की चुनौती है और यही उसे सशक्त बनाता है, क्योंकि हर पीढ़ी को फैसला करना है, क्या हम स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे, अजनबी का स्वागत करेंगे, खामोश लोगों के लिए बोलेंगे, नया के लिए तब भी लड़ेंगे जब यह मुश्किल हो। अगर जवाब हाँ है, भले ही छोटे हो, तो उसकी मशाल और चमकती है। लेकिन अगर जवाब ना है तो हम रोशनी बुझने देते हैं। मूर्ति तो खड़ी रहेगी, लेकिन विचार खतरे में होगा। इस कहानी के अंत में हमें एक शक्तिशाली बात समझनी होगी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अधूरी है क्योंकि उसका नाम पूरा नहीं हुआ। उसे आप जैसे और मेरे जैसे लोगों की जरूरत है जो उसकी मशाल को आगे ले जाएं। और इसका मतलब हमेशा पूरी दुनिया बदलना नहीं, कभी कभी यह बस किसी अलग व्यक्ति के प्रति दयालु होना, बिना आलोचना के सुनना, मुश्किल में साथ देना, चुप रहने की बजाय बोलना सीखना, बढ़ना और विश्वास करना है कि उसकी मशाल भारी नहीं, वह आपके दिल में समा जाती है। और एक बार जब वह वहाँ होती है तो ना सिर्फ आपकी जिंदगी बल्कि आसपास के सभी लोगों की जिंदगी रोशन हो जाती है। कल्पना करें, एक विशाल समुद्र के बीच एक छोटी नाव, काली रात, ठंडी हवा, कोई दिशा नहीं। उस नाव पर एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए है। उसने अपना घर, पति, अतीत खो दिया, लेकिन एक चीज नहीं खोई, आशा। और फिर दूर से उसे दिखता है कि एक रोशनी, ना शहर से ना जहाज से, बल्कि एक मूर्ति से जो मशाल लिए ऊंची खड़ी है। उसे कहती है, तुम्हें भुलाया नहीं गया, तुम अवंचित नहीं हो, तुम्हारा स्वागत है। यह कोई परी कथा नहीं, यह लाखों असली लोगों की कहानी है। और यह कारण है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मानव इतिहास की सबसे महान रचनाओं में से एक है। वह सिर्फ तांबे और स्टील की नहीं, बल्कि बलिदान, संघर्ष, सपनों और प्रेम की बनी है। वह किसी एक नस्ल, धर्म या राष्ट्र की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो स्वतंत्रता, सम्मानित होने के अधिकार में विश्वास करता है। जब तक हम उसकी कहानी को आगे ले जाएं,
उसके अर्थ की रक्षा करें, उसके मूल्यों को जिएं, वह कभी नहीं गिरेगी और ना ही हम गिरेंगे। इस कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। अगर इसने आपको छुआ, कुछ महसूस कराया, आपको याद दिलाया कि क्या वाकई महत्वपूर्ण है, तो कृपया इसे साझा करें, क्योंकि कुछ कहानियां भुलाई नहीं जानी चाहिए और यह उनमें से एक है। ऐसी और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।